हेलो एवरीवन, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुलम स्कूल में। आज हम फिजिक्स में लेक्चर नंबर 15 करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें आपने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। गॉस थ्योरम आज करेंगे, उससे पहले आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। तो सभी को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या था, उसने भी बताया था, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस। ठीक है। और अगर न्यूमेरिकली अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है, वो द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, डॉट प्रोडक्ट होता था, यानी कि ई डी ए cos थीटा। क्लियर। आज हम करते हैं गॉस थ्योरम। तो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का गॉस थ्योरम और इसकी एप्लीकेशंस। तो गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है और उसने जो कॉम्प्लिकेटेड सरफेसेस होती हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाए उसके लिए उन्होंने गॉस थ्योरम दी। तो रियली अगर देखें तो जो गॉस थ्योरम है वो हमें एक रिलेशनशिप देती है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपको फ्लक्स पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसकी जो स्टेटमेंट है उसको हम शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहा उसने, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is equal to the one by epsilon naught times to the total charge enclosed by the surface। देखो क्या कहते हैं, इस थ्योरम के अनुसार द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द 1 by epsilon naught टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी क्या कह रहा है, आपके पास क्या है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, जैसे मैं ये कोई क्लोज्ड सरफेस मान लेता हूं, ठीक है। और ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसने चार्ज को इनक्लोज किया, मतलब चार्ज क्या है, इसमें बंद है, ठीक है ना। तो इस सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, उसने कहा कि वो 1 by epsilon टाइम्स होगा टू द टोटल चार्ज, यानी जो चार्ज Q है ना उसको मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो इसका मतलब क्या है, टोटल फ्लक्स मतलब I से रिप्रेजेंट करते हो, इज इक्वल टू द 1 by epsilon नॉट टाइम्स, बोलो भाई, to the total charge enclosed by the surface means Q upon epsilon। बोलो, तो टोटल जो फ्लक्स है वैसे उसका जो फॉर्मूला वो क्या होता है, E cos थीटा इनटू में ds लिख लो या da लिख लो, ठीक है। टोटल की बात करें तो क्लोज सरफेस है ना, तो क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ये तो है इसकी स्टेटमेंट। अब हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। पहले एक बार मैं फिर से आपको पीछे लेके चलता हूं। मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है E डॉट A, यही तो था। यस सर। और इसको आपने लिखा था E a cos थीटा, ऐसे तो लिखा था। अगर मान लो
पास कोई एक सरफेस है, ये मान लो कोई एक सरफेस है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है। किसमें रखी है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऐसे है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ऐसे जा रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो यूनिफॉर्म नहीं है, कैसा फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो ऐसी सिचुएशन हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन हम इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। मैंने इसका छोटा सा एक स्मॉल सा एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ये एरिया एलिमेंट मान लो ds है। क्या है? ds। अब ये जो एरिया एलिमेंट है ना, इसके कोरिस्पोंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट हो सकता है, वो यूनिफॉर्म हो सकता है। भाई यहां से और यहां तक अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा अंतर होगा। अरे यहाँ कम है, बढ़ता 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 यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन मैं छोटा सा एलिमेंट मान लूं तो उसमें कोई अंतर नहीं है। उसको आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि वो किसमें है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है। क्लियर है? तो जब इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म की बात आ जाए तो हमें क्या कंसीडर करना है? स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करना है। क्लियर? अब इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी तो स्मॉल ही होगा भाई। यस सर। बोलो। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E और इनटू में क्या आ जाएगा बताओ? ds। तो ऐसे इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे? भाई आपने को तो कंप्लीट का चाहिए ना। तो ऐसे इसमें कितने होंगे? बहुत ज्यादा होंगे। तो क्या करोगे? सभी को जोड़ दोगे, समेशन कर दोगे। और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो आप समेशन में क्या करते हो? इंटीग्रेशन करते हो। बोलो। तो पूरी तो सरफेस का करना है इंटीग्रेशन। इसमें जो टोटल जो फ्लक्स आता है, मतलब टोटल फ्लक्स आप क्या करते हो? d फाई का इंटीग्रेशन करते हो। ये लगा दिया, जैसा मतलब क्लोज सरफेस का, कंप्लीटली सरफेस, यहां भी यहां भी यहां भी हर जगह, ठीक है? क्लोज सरफेस। और ये इक्वल टू किसके आ गया? e इनटू ds। ये बोल सकते हो? नहीं बोल सकते? यस सर। तो मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे ds या dl जो भी है वो यही से लिखा है। फिर सोचो इसलिए ये कहां से आ गया? मतलब ये भी किसकी वैल्यू है? फ्लक्स की। क्लियर है? यस सर। आ गया समझ में? इसको मिटा दो तो Yes. ये तो एक बार पीछे का था ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। चलो एक बार फिर से देखें गॉस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको एक बार फिर से देखते हैं। गॉस थ्योरम किसके लिए है? पहली बात तो ये है कि जो कॉम्प्लिकेटेड जो सरफेसेज होती हैं, जो बॉडीज होती हैं, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकाला जाए, उसके लिए हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है? जैसे मान पीछे रोड थी तो हमने उसका निकाल लिया था, रिंग थी, रिंग का रिंग, अन्य कोई बॉडी हो, सिलेंड्रिकल हो, एक प्लेन सीट हो, उसका कैसे निकालें? उस फॉर्मूले से निकालना क्या होता है? मुश्किल होता है, जटिल होता है। ठीक है? तो हम किसका यूज करते हैं? गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। तो गॉस थ्योरम किसके बीच में रिलेशनशिप देती है? इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको फ्लक्स पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। हाँ। बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो क्या निकाल सकते हो? फ्लक्स। इसीलिए मैंने पहले आपको कौन सा टॉपिक करवाया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का करवाया। तो फ्लक्स तो आगे निकालना सभी को, फ्लक्स आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो? फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है? क्लियर है? क्या कहती है थ्योरम? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस, ध्यान देना, क्लोज्ड सरफेस किसके बराबर होता है? 1 by epsilon times to the total charge enclosed by the surface। इस पे ध्यान देना, total charge enclosed by the surface। इसके अंदर सरफेस में चार्ज कितना इंक्लोज कर रखा है, मतलब इनसाइड वाला चार्ज। ठीक है? कई बार क्या करेगा? घुमाने के लिए आगे में करवाऊंगा क्वेश्चन, उसमें वो सरफेस के बाहर भी चार्ज दे देगा, दे देगा और कहेगा टोटल फ्लक्स निकालो। ठीक है? तो हमें सिर्फ कौन सा चार्ज कंसीडर करना है? अंदर वाला करना है। आएगी एक बात समझ में? ठीक है? तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल। फाई मतलब टोटल फ्लक्स 1 by epsilon times into q। ये तो करोगे? तो q अपॉन epsilon। हर बार आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू q अपॉन epsilon। ठीक है? या E into dA इज इक्वल टू q अपॉन epsilon। ठीक है? ज्यादातर d ऐसे लिखा होता है, आप ऐसे लिख लो, बार-बार कंफ्यूजन होगा। a का मतलब भी एरिया और इसका मतलब भी सरफेस एरिया हम कंसीडर करते हैं। क्लियर है? अब हम करते हैं इसका प्रूफ।
ये तो इसकी स्टेटमेंट होगी। प्रूफ में ये चीज आपको ड्राइव करनी है, लेके आनी है। तो मैंने ये एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। व्हाट इज गॉसियन सरफेस? ए क्लोज सरफेस विच इनक्लोजिंग चार्ज। ठीक है, एक ऐसी क्लोज सरफेस जो चार्ज को क्या करती है, इनक्लोज कर सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। तो कंसीडर ए गॉसियन सरफेस लाइक ए स्फीयर, hollow sphere, हाँ, at its center q is charge। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लेता हूँ। इस पॉइंट पे अगर मैं ये कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ भाई, ये चार्ज है कि नहीं है? हाँ। चार्ज है तो इस सरफेस का, इस बॉडी का क्या होगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन कैसे होगी? पीछे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था सरफेस दो तरीके की, अगर ओपन सरफेस है तो नॉर्मल टू द प्लेन ऑन बोथ साइड्स, इस साइड और इस साइड आया ध्यान। लेकिन अगर क्लोज सरफेस है तो ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो भी आपके पास पॉइंट है इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ये नॉर्मल क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर ये पॉइंट यहां होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाता, बोलो यहां होता तो ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाता। यानी कि जहां पर भी आप पॉइंट लेंगे, कहीं पे भी ले लो, वहां पर सीधा क्या ड्रॉ कर दो, और नॉर्मल ऐसे तो होता है, सेंटर में से जाएगा। यस सर, ये तो मैथमेटिक्स में आप पढ़ सकते हो भाई, किसी भी पॉइंट पे कैसे भी कर सकते हो, कितने ही ड्राइव कर सकते हो आप इस तरह से। ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब कंप्लीट जो सरफेस है उसका मैं निकाल नहीं सकता। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक इसका छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लूंगा, इसकी वैल्यू मान लो ds। क्या है, ds। ds एरिया एलिमेंट है, और मैंने बताया था पिछले लेक्चर में एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस दिशा में होगी, आउटवर्ड नॉर्मल, सीधी सी बात, आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ से देखो तो इसके अलावा भी तो आएगा। यस सर, यूनिट वेक्टर लगा दिया तो इसकी क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। ds पे इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और l जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को, और वो किस दिशा में है, जिस दिशा में इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी का नाम बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या था, नॉर्मल, और जो एरिया एलिमेंट वो भी क्या होगा उस पॉइंट के ऊपर, नॉर्मल ही होगा। बोलो मेरे को बता सकते हो इस एरिया एलिमेंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितने का बन रहा है, एरिया एलिमेंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितने का बन रहा है। देखो ऐसे मानते हैं, ये आपके पास क्या है, एरिया एलिमेंट, इसका नॉर्मल आउटवर्ड, हाँ क्लियर, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, दोनों में कितना बना, 0। बोलो तो इनमें के बीच में जो एंगल जो बना थीटा इज इक्वल टू कितना बना, 0। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, पीडीएफ जो नोट्स मिलेंगे अगले उसमें तो आपको मिल भी जाएंगी कि कंसीडर ए गॉसियन सरफेस लाइक ए स्फीयर विद इनक्लोजिंग चार्ज q। ठीक है ना, ये सब चीजें आप पढ़ाएंगे। अच्छा अब देखो इस एरिया एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या वो d फाई होगा, छोटा सा होगा। टोटल फ्लक्स क्या होता है, फाई, एरिया एलिमेंट छोटा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, d फाई इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले के अनुसार क्या होना चाहिए, इस फॉर्मूले के अनुसार क्या होना चाहिए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ e ds एक्चुअली होता है cos थीटा। हां, डॉट हटा दिया। ठीक है, और अभी आपने देखा कि एज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अरे e में और ds के अंदर जो एंगल बना वो कितना बना, 0। तो भाई d फाई इज इक्वल टू e ds cos 0, और cos 0 क्या होता है, 1।
क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यस सर। तो ऐसे तो इसमें हर पॉइंट के ऊपर बहुत सारे एलिमेंट होंगे भाई। यस सर। एक ये माना छोटा सा, ऐसे सारे मान लो सभी क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स निकालिए, तो टोटल फ्लक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। टोटल फ्लक्स के लिए हमें जो स्मॉल फ्लक्स आया था उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना। ठीक है, देखो भाई, मतलब इसका जो d5 की वैल्यू है वो क्या आपके पास ds है। एक मिनट, यहाँ पे जो है ना वो इंटीग्रेशन का निशान आप नहीं लगा सकते, पहले ये आ गया, अब लगा देंगे, ध्यान दे रहा हूँ। d5 इज इक्वल टू d5 की वैल्यू क्या है आपके पास? E into ds। E into ds। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ध्यान से देखो तो एक पॉइंट चार्ज तो है। यस सर। ठीक है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप, ठीक। बाहर निकाल दो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? s, पूरा सरफेस e और इनटू में क्या आ जाएगा? s। ठीक है, h जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, k q अपॉन r स्क्वायर। यस सर। r मतलब ये इसकी रेडियस। यस सर। भाई तो सरफेस मान लिया आपने, गॉसियन सरफेस, उसकी क्या है? रेडियस। तो phi इज इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर इनटू में s। s किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? सरफेस एरिया। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? सरफेस एरिया को। आपने एक स्फीयर कंज्यूम किया, स्फीयर अज्यूम किया। हाँ। ठीक है, तो क्या होगा? अज्यूम किया स्क्वायर 6 पाई r स्क्वायर। तो देखो s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। तो आपके पास स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है? 6 पाई r स्क्वायर। नहीं, कंप्लीट 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, phi इज इक्वल टू k का मतलब क्या है? k अगर ये लिखा जाए तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q r स्क्वायर का r स्क्वायर इनटू में 4 पाई r स्क्वायर। भाई 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर। phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज द गॉस थ्योरम। ये तो थी। यस सर। देखो इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको फिर से देखें। ठीक है, देखो गॉस थ्योरम क्या स्टेटमेंट देती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1 by epsilon naught times to the total charge enclosed by the surface। मान लो आपके पास ये क्लोज सरफेस कंसीडर की हमने, लाइक ए स्फीयर जिसने q चार्ज इनक्लोज कर रखा था। ठीक है, इसके सेंटर के ऊपर था, तो इसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? 1 बटा एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करवाना किससे? चार्ज से, सीधा q अपॉन एप्सिलॉन। आई बात समझ में? अच्छा भाई, अब phi इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल फ्लक्स को। e into ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन। प्रूफ के लिए क्या करना है हमें? एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मान लिया यहाँ पे ds। ठीक है, इस एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड नॉर्मल। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी आउटवर्ड नॉर्मल। दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 0 बना। तो इस एरिया एलिमेंट का जो फ्लक्स होगा d5 वो क्या आएगा? e ds cos थीटा होता है, a into a e into ds cos थीटा, as थीटा is equal to 0 डिग्री। तो d5 is equal to e ds cos 0। d5 is equal to e into ds। टोटल फ्लक्स यार, ठीक है। टोटल फ्लक्स के लिए क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो d5 का इंटीग्रेशन, d5 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, e को बाहर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को,
इंटू में ds जो कि कांस्टेंट है, E इंटू s, s का मतलब सरफेस एरिया, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की वैल्यू पुट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है k/r², s सरफेस एरिया स्क्वायर का क्या होगा 4πr², वैल्यू पुट कर दी भाई, k की वैल्यू पुट कर दो 1/4π एप्सिलॉन, 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, और ये आपके पास आ गई। ठीक है, चलो करो इसको। देखो भाई, गॉस थ्योरम के प्रूफ के बाद उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और ये न्यूमेरिकल्स में या कंपटीशन जो एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा काम है। डायरेक्ट नहीं है कि लिखना, कभी सोचो कि थ्योरी लिखनी आएगी, इसको ध्यान रखना आवश्यक है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम टिपिकल से टिपिकल जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो पॉइंट हम क्या कहता है कि गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेसेस हैविंग डिफरेंट शेप एंड साइज। यानी कि जो गॉस थ्योरम है, अभी अभी हमने उसका प्रूफ किया था, तो हमने प्रूफ के लिए एक क्लोज सरफेस कंसीडर की थी, तो हमने जो क्लोज सरफेस ली वो मैंने एक स्फीयर कंसीडर किया था। तो जरूरी नहीं है कि इसमें जो रिजल्ट आया था कि वो आपको एप्सिलॉन वो सिर्फ स्फीयर के लिए ही है, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है कि मे बी डिफरेंट शेप एंड साइज, अलग अलग साइज हो सकती है, अलग अलग शेप हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हर के लिए क्या है एप्लीकेबल है गॉस थ्योरम, हर शेप और साइज के लिए क्या है एप्लीकेबल। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि वो सरफेस कैसी हो, क्लोज सरफेस। तो पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपीयर इन द गॉस थ्योरम is only due to the net charge enclosed by the surface। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था phi is equal to, जिसका फॉर्मूला क्या आया था q by epsilon naught। ठीक है, वो किसके कारण है, नेट चार्ज enclosed by the surface। यानी कि ये मान लो सरफेस है आपके पास, इसके अंदर नेट चार्ज कितना enclosed है, मान लो मैं कहूं कि भाई एक q पॉइंट चार्ज है, एक 4q है, एक -3q है। ठीक है, तो आपने नेट देखना है भाई, 5 और -3 कितना बचा 2, तो वो कितने के लिए आएगा 2q चार्ज के लिए है। आई बात समझ में, यहां पे तो आ जाएगा 2q, तो नेट अगर 0 होता तो क्या जाता है 0, तो फ्लक्स क्या हो जाता है 0। तो सिर्फ आपको क्या देखना है, सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है उस चीज को देखना है। ठीक है, तो जो फ्लक्स हो किसके कारण होता है, नेट चार्ज के कारण होता है। अलग अलग जो चार्ज है वो सभी के कारण नहीं होता, नेट चार्ज देखिए। ठीक है, तो दो पॉइंट आ गए सभी को समझ में। पहला तो क्या था, अलग अलग शेप और साइज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए गॉस थ्योरम वैलिड है। दूसरा, जो टोटल फ्लक्स होता है वो किसके कारण होता है, नेट चार्ज के कारण होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए आउटसाइड चार्ज इज 0। आउटसाइड मतलब इनक्लोज नहीं है, पहले बात हो चुकी है, क्या होना चाहिए चार्ज इनक्लोज होना चाहिए। अगर बाहर है तो वो क्या है आउटसाइड में है, तो उसके लिए फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। कैसे होगा वो भी आप सोच सकते, देखो सोचो, मान लो चार्ज यहाँ पे, अब इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, तो मान लो 3 लाइंस गई ऐसे 5 में, हुई कि नहीं हुई, तो 3 लाइन एंटर करी, तो 3 तो बाहर निकली गई, बोलो, तो जितनी एंट्री करी उतनी लाइंस क्या निकल गई, बाहर निकल गई, बोलो। इसलिए नेट फ्लक्स क्या होगा 0। ठीक है, फ्लक्स क्या था, टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। सरफेस आपके पास क्लोज है, तो जितनी एंट्री करी उतनी बाहर निकल गई, एक साइड से निकली, तो एक साइड से एंटर करी, दूसरी साइड से बाहर निकल गई, तो नेट जो है वो क्या हो गया 0। आई बात समझ में। तो आउटसाइड के लिए नेट फ्लक्स क्या होगा 0। फ्लक्स की बात कर रहा हूं, फील्ड की बात नहीं कर रहा। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर्स इन द गॉस थ्योरम मे बी ड्यू टू बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड चार्जेस। गॉस थ्योरम का जो फार्मूला है मैं लिख देता हूं, E into ds क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रहा है ना E, वो दोनों के लिए हो सकता है,
अंदर वाले के लिए भी, अगर बाहर है तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर अंदर वाले। ठीक है। The essential condition for Gauss theorem is that closed surface should be symmetric about charge enclosed by the surface. Gauss theorem की कंडीशन क्या है, कब वैलिड होगी? क्या कह रहा है कि जो सरफेस आपने माननी है ना वो चार्ज के सिमेट्रिक हो, चार्ज के क्या हो, सिमेट्रिक हो, सिमेट्री बननी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने स्फीयर माना था तो उसको कहाँ रखा था मैंने, सेंटर पे रखा था, तो सिमेट्री बनी नहीं बनी, हर साइड का पॉइंट। ठीक है, तो सिमेट्री जरूरी है, सिमेट्री होनी चाहिए, फिर चाहे वो क्यूब हो, फिर चाहे वो सिलेंडर हो, सिमेट्री बननी जरूरी है। ठीक है, ऐसी जगह के ऊपर चार्ज इम्प्लोजन सिमेट्री हो। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स, या ऑल कर लेंगे, एट ऑल पॉइंट्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट होना चाहिए हर पॉइंट पे। ठीक है, तब जाके क्या करोगे, गॉस थ्योरम का यूज करोगे, गॉस थ्योरम वैलिड है। ठीक है, कंडीशन है, ये कंडीशन है तभी वैलिड है। The angle between electric field and area vector should be same at all points of the surfaces. हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उसका नॉर्मल क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तब हम गॉस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट